हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। इन अवर today's lecture, we will try to answer the questions asked by JKSSB in Math Science Teacher paper in 2018. Before starting today's lecture, I request you all to subscribe to my YouTube channel if you have not subscribed yet. Also, don't forget to like, comment and share this video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। इसमें हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि मैथ साइंस टीचर पेपर में क्वेश्चंस आए थे। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन वहां पे आया था, जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो यू शुड नो दैट जो हमारी जावा होती है ना, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, होपफुली ये आपको याद रहा होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर बिट। ओके, हमें यहाँ पे बताना है कि इन 4 मेमोरीज में से कौन सी मेमोरी ऐसी है जिसका कॉस्ट पर बिट क्या है, सबसे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यानी कि एक बिट को परचेज करने के लिए किस में हमें सबसे ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, उस मेमोरी का हमें नाम बता देना है। इसके लिए आपको मेमोरी हायरार्की का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूंगा पहले तो। ठीक है, मेमोरी हायरार्की की अगर हम बात करेंगे तो सबसे छोटी मेमोरी जो हमारी होती है ना, उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्स। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी दैट वी हैव इन अवर कंप्यूटर्स। ओके, रजिस्टर। दूसरे नंबर पे जो हम मेमोरी यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। ओके, उसको हम बोलते हैं कैशे, ठीक है, या कैश हम इसको बोलते हैं, कैश मेमोरी। और तीसरे नंबर पे जो हम मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, तीसरे नंबर पे जो हम मेमोरी यूज करते हैं दैट्स प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। ओके, और इसके बाद हम किन मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं? उसके बाद हम जनरली फ्लैश मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं, फ्लैश या यूएसबी मेमोरीज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चौथे नंबर पे आ जाते हैं, फ्लैश, या इसको हम कभी कभी यूएसबी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, यूएसबी मेमोरी। उसके बाद अगर आप देखोगे और कौन सी मेमोरीज हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं, हार्ड ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव्स। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम टैप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक टैप्स एंड ऑल। ओके, तो ये हमारे पास मेमोरी हायरार्की होती है। जितना जितना हम डाउन द लेवल जाते हैं, जितना जितना हम डाउन द लेवल जाते हैं, उतना इन मेमोरीज का साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जितना जितना हम डाउन द लेवल जाएंगे इस हायरार्की में, उतना साइज इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ओके। अब अगर आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सबसे छोटी मेमोरी कौन सी होती है, दैट इज रजिस्टर्स। ये बहुत ही छोटी होती है, जनरली इसका साइज बिट्स में होता है। 8 बिट के रजिस्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 16 बिट के रजिस्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 32 बिट के रजिस्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 64 बिट के रजिस्टर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये बिट्स में हमारे ये जो रजिस्टर्स वाली मेमोरी होती है ना, ये जनरली बिट्स में होती है, बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, सीपीयू चिप के अंदर इसको हमने रखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड मेमोरी की बात करेंगे, आप देख सकते हो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? ये कंपैरेटिवली थोड़ी बड़ी मेमोरी होती है, जनरली इसका साइज एमबीज में होता है। ठीक है, 5 MB, 6 MB, 8 MB, 10 MB। ठीक है, तो इसका साइज क्या होता है, एमबीज में होता है, 5-6 MBs का होता है। और यह कहाँ पे लाई कर रही होती है, ये सीपीयू और रैम के बीच में लाई कर रही होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे रैम, रैम क्या होती है, जीबीज में होती है। ठीक है, आप देखोगे 4 GB की रैम होती है, 8 GB की रैम होती है, 1 GB की रैम होती है, 2 GB की रैम होती है। ठीक है, ये जनरली क्या होती है, जीबीज में होती है। उसके बाद अगर आप देखोगे फ्लैश ड्राइव या यूएसबी की अगर हम बात करेंगे, सपोज अगर हम पेन ड्राइव की बात करेंगे, तो हमें 32 GB पेन ड्राइव, 128 GB पेन ड्राइव। ओके, जीबीज में इसका भी साइज होता है, लेकिन थोड़े ज्यादा जीबीज। ओके, उसके बाद अगर आप हार्ड डिस्क की बात करोगे,
तो हार्ड डिस्क भी आपको जीबीज में मिल जाते हैं या टेराबाइट्स में मिल जाते हैं। सपोज आप एक हार्ड डिस्क खरीद लेते हो जिसका साइज होता है 1 टीबी 1 टेराबाइट, ओके, तो इसका साइज क्या हो रहा है, और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे हम हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स का ऑफ टेराबाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जितना जितना हम डाउन द लेवल जाते हैं उतना उतना साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जितना जितना हम इस हायरार्की में ऊपर जाते हैं उतना इसका कॉस्ट भी क्या हो जाता है, उतना इसका कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। कॉस्ट पर बिट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ओके, उतना उतना ज्यादा आपको कॉस्ट भी देना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्या हो गया। इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा कि सबसे कॉस्टली मेमोरी कौन सी होती है, दैट इज रजिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका कॉस्ट पर बिट क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके, क्योंकि ये होती है, ये दुनिया की मानी जाती है सबसे फास्टेस्ट मेमोरी, ओके। ये क्या होती है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है और ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी। और जितना जितना हम डाउन द लेवल जाते जाते हैं उतना उतना क्या होता जाता है, ये मेमोरी स्लो होती जाती है। क्लियर, होपफुली ये वाला क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एन एल्गोरिथम to transform information to make it unreadable for unauthorized users, ठीक है। ओके, सपोज अगर एक पर्सन है यहाँ पे ए और दूसरा पर्सन है यहाँ पे बी, ओके। अब ए जो है वो बी को कुछ मैसेज सेंड कर रहा है और यहाँ पे सपोज कोई हैकर बैठा हुआ है, इंट्रूडर बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, आपकी चैनल को हैक कर रहा है और देख पा रहा है कि आप क्या कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपस में कर रहे होंगे तो वो हैकर को पहले पता चल जाएगी। उससे क्या हो जाएगा, वो आपके डेटा को हैक कर सकता है, आपकी इंफॉर्मेशन को मिसयूज कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ए जो है ना, यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। वो क्या करेगा, जो भी ये टेक्स्ट भेजना चाहेगा टू द यूजर बी, ठीक है, ये इसको क्या करता है, पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है सो दैट अगर ये हैकर बीच में इस इंफॉर्मेशन को देखेगा भी तब भी इस हैकर को ये वाली इंफॉर्मेशन पता नहीं चलनी चाहिए ये असल में है क्या, ठीक है। तो वो एल्गोरिथम जो कि ए यहाँ पे यूज करेगा उस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, ठीक है। आरएसए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डीईएस हमारे पास होता है, डीएसए बहुत सारे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम बी को उसको सेंड कर लेते हैं, ठीक है। जो ये बीच वाला इंट्रूडर होगा ये इसके लिए क्या बन जाएगा, अनरीडेबल बन जाएगा, बिकॉज बी को नहीं, ये जो यहाँ पे हैकर बैठा हुआ है उसको ये इंफॉर्मेशन समझ में ही नहीं आ जाएगी, ओके। ऑल्दो उसके पास भी कुछ एल्गोरिथम्स है, टेक्निक्स हैं इस डेटा को वापस से लाने के लिए, बट तो भी प्रॉब्लम में डालने के लिए, हैकर को परेशानी में डालने के लिए हम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू मेक वो डेटा अ बिट सेफर, ओके। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू डायनेमिक डी रैम, ओके, डी रैम एंड स्टैटिक मेमोरीज एस रैम, ओके। हमें बताना है डी रैम और एस रैम के बीच बारे में यहाँ पे कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है, ओके। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको इसका आंसर बताऊंगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डायनेमिक रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हमें अपनी मेमोरी को क्या करना पड़ता है, अपनी डेटा को क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ओके। नियरली अबाउट हर 15 मिली सेकेंड्स के बाद हमें अपनी डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। लेकिन स्टैटिक मेमोरी के केस में हमें रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज डी रैम, डी रैम की फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। एस रैम की फुल फॉर्म क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई डायनेमिक रैम्स नीड टू बी रिफ्रेशड एवरी 15 मिली सेकेंड्स, हमें डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद रखना है जो हमारे
जो हमारी डायनेमिक रैम होती है, ओके, ये कैपेसिटर्स के बने होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन चीज हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कैपेसिटर, ओके ओके। कैपेसिटर्स का हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। और कैपेसिटर की एक ड्रॉबैक है, कैपेसिटर का एक लिमिटेशन है, दैट इज इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है, दैट इज ये पावर लूज कर लेता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये क्या कर लेता है, डिस्चार्ज कर लेता है एनर्जी को ग्रेजुअली, ओके। अब वो एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ओके ओके। लेकिन जो हमारी स्टैटिक रैम्स होती है ना, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, डायनेमिक रैम्स में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैपेसिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा जो हमारी स्टैटिक रैम्स है इसमें हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम मेनली ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम एस रैम में क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, वाइल एज इन केस ऑफ डी रैम हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। और एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, जो सपोज अगर आपको कोई बताएगा एस रैम की एक एग्जांपल आप हमें बताओ, एस रैम की कौन सी एग्जांपल है, जो हमारी कैश मेमोरी होती है ना, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक रैम, ओके। कैश मेमोरी जो हमारी होती है दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक रैम। और जो हमारी मेन मेमोरी होती है, सिंपल रैम होती है, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डायनेमिक रैम, उसमें डायनेमिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, डायनेमिक रैम को हमें क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वाइल स्टैटिक रैम को हमें रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है, ओके। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताऊंगा, इसकी अगर आप देखोगे ना कैपेसिटी, यानी कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ये कितना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा जो हमारी एस रैम होती है ना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही कम, यानी कि इसमें जो हमारा डेटा होता है ना वो बहुत ही कम होता है। आप कैश मेमोरी का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है यहाँ पे, बहुत ही कम। आपको पता है कैश मेमोरी जो होती है ना वो क्या होती है, वो भी बहुत ही छोटी मेमोरी होती है, ठीक है, ओके। ये पॉइंट भी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वाइल एज अगर आप डायनेमिक रैम की बात करोगे ना, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंपैरेटिवली ज्यादा। क्योंकि अगर आप रैम की बात करोगे, अगर आप रैम के कॉन्सेप्ट को लोगे, रैम में क्या होते हैं, जीबीज ऑफ डेटा होता है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, कंपैरेटिवली ज्यादा होती है देन एस रैम, ओके। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद रखना है, जो एस रैम होती है ना, ये ज्यादा फास्ट होती है, ये ज्यादा फास्ट होती है। लेकिन जो हमारी डायनेमिक रैम होती है ना, ये कंपैरेटिवली क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है एज कंपेयर टू एस रैम, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग डी रैम एंड एस रैम। और एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो हमारा एस रैम होता है ना, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कि इसको बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट लगता है वो बहुत ही ज्यादा लगता है, ओके। क्योंकि ये फास्ट मेमोरी है ना, ओके, ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वाइल एज अगर आप देखोगे डायनेमिक रैम्स का कॉस्ट जो होता है ना वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एस रैम, ओके। एक और पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो हमारी एस रैम्स होती है, स्टैटिक रैम्स होती है, इसमें क्या होता है, ये लेस पावर को कंज्यूम करता है। इसमें क्या होता है, इसमें कैपेबिलिटी होती है लो पावर कंजप्शन की, ठीक है। ये क्या करता है, लो पावर, लेस पावर को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। वाइल एज अगर आप देखोगे डायनेमिक रैम, इसमें हमें ज्यादा पावर कंजप्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे के सारे, एक टॉपिक ही आप मान के चलो यहाँ पे आपका कवर हो गया रिगार्डिंग डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम, ओके। डिफरेंसेस भी हमने देख ली, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी क्या आ रहा है, करेक्ट। अब आप इन पॉइंट्स को ध्यान में देख के, ध्यान में रख के इन ऑप्शंस को देख भी सकते हो, आप देख पाओगे ये सारे ऑप्शंस यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ओके। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज केपेबल ऑफ रनिंग अ प्रोग्राम on more than one processor at a time, which type of feature it has? जो हमारा प्रोसेसर, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम
जिसमें हम एक से ज्यादा मोर देन वन प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको यही से आपको पता चलना चाहिए उस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, जिस वो सिस्टम्स जिनमें एक से ज्यादा प्रोसेसर होंगे उसको हम बोलते हैं, जो उसमें प्रोसेसिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, या कभी कभी इसको हम मल्टी प्रोसेसिंग भी बोलते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, एक ही प्रोसेस या मल्टीपल प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स पे क्या कर रही होगी, पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही होगी। फाइन, तो ये वाला क्वेश्चन भी होपफुली अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड that acts as a foundation of a computer and creates a communication channel between all the devices attached to it and located on the back side or at the bottom of the computer chassis is okay। हमें बताना है जो हमारे कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, जो हमारे कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साउंड बोर्ड, मदरबोर्ड, इंटरनेट बोर्ड और डॉटर बोर्ड। तो यू ऑलरेडी नो दैट उस मेन सर्किटरी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मदर बोर्ड। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इसके रिलेटेड भी देखने को मिल सकता है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है, बाय डिफॉल्ट what is the minimum and maximum font size visible on the font toolbar in MS Word 2016। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलाओगे 2016 वाला वर्जन, उसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम फॉन्ट साइज। ठीक है, मिनिमम फॉन्ट साइज क्या होता है और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है। अगर आपने वर्ड कभी यूज किया होगा, आप जैसे ही फॉन्ट पे जाते हो तो वहां पे आपको प्रॉपरली पहले ही दिख जाता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8 और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है 72। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको एज इट इज याद रखने हैं। 2007 में भी क्या है, अगर आप MS Word 2007 की बात करोगे उसमें भी फॉन्ट साइज मिनिमम और मैक्सिमम यही रहता है। ओके, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है, इन MS Word 2007 टू गेट द सिंबल डायलॉग बॉक्स which of the following menus should be chosen। अब अगर हमें क्या करना है, अगर हमें सिंबल डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है इन MS Word 2007, तो हमें किस मेन्यू को चूज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट मीन्स अगर हमें सिंबल डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, हम सिंबल डायलॉग बॉक्स तभी ओपन कर लेते हैं जब हमें एक स्पेशल सिंबल को क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो सिंबल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें किस पे क्लिक करना पड़ता है, हमें इंसर्ट मेन्यू पे क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, राइट साइड में आपको दिख जाएगा सिंबल डायलॉग बॉक्स। ठीक है, वहां पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी सिंबल फिर चूज कर सकते हो जो भी आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना होगा। ओके, तो ये भी आपको होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज A2DP। हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें यहाँ पे बताना है कि A2DP क्या होता है। सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म याद रखोगे, दैट इज एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म लिख के रखोगे। और ये होता क्या है, ये एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग। ये क्या है, एक ब्लूटूथ प्रोफाइल है फॉर ऑडियो स्ट्रीमिंग। ये आपको याद रखना है एज इट इज। ओके, फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। A2DP क्या होता है, एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी अब आपको याद रहा होगा। अभी बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, in MS Word 2016 which of the following shortcut keys are used to create a copyright symbol। अब अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करना है, कॉपीराइट सिंबल कैसी होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है,
कुछ इस तरीके से आपको कॉपीराइट सिंबल मिल जाती है। अब अगर हमें कॉपीराइट सिंबल को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना है तो हम किन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं, किस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। इस शॉर्टकट की का हम इस्तेमाल करते हैं कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कीज पे हर एक एग्जाम में आपको कम से कम एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। जितने भी शॉर्टकट कीज हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम आने वाली क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सो दीज वर ऑल द 10 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन मैथ साइंस पेपर ओके बाय JKSSB इन 2018। होपफुली अब आपको ये सारे 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, जिस भी क्वेश्चन में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूले। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।